का प्रीवियस ईयर का 2022 का क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जिसमें से लगभग 52 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और उस 52 से लगभग हमको लगता है कि कम से कम 150 क्वेश्चन जरूर बन गया होगा। अगर टोटल क्वेश्चन की बात करें तो कम से कम 150 क्वेश्चन। और हमारे क्लास में आप लोगों को बताएं कि याद कराने की जिम्मेदारी हमारी थी, है ना। उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग आगे। लास्ट क्वेश्चन जो कल हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, वो पढ़े थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था बंगाल में। उसके अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 53 जो क्वेश्चन नंबर है, उसमें मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। कल इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। ये मोहनजोदड़ो की बात करें, इसका जो खोज हुआ है 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया है? राखल दास बनर्जी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या आता है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता की बात करें मेरे भाई, हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ये भी पीछे कल पढ़ाए थे। ये सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ क्या हुआ? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? 1922 में। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो को ही बोलते हैं मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का किस भाषा का शब्द है? ध्यान रखिएगा, सिंधी भाषा का। मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी किसको कहते हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए हड़प्पा सभ्यता की व्यापारिक राजधानी, हड़प्पा सभ्यता की व्यापारिक राजधानी कहते हैं लोथल को। लोथल किस राज्य के अंदर है मेरे भाई? लोथल है गुजरात के अंदर। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। और यही लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर? लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 54 में है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार किस नगर में था? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो होगा वो मोहनजोदड़ो में था। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पर था? मोहनजोदड़ो में। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पर था? मोहनजोदड़ो के अंदर। मोहनजोदड़ो। अगर हम लोग बात करें स्नानागार, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, दो क्वेश्चन याद रखिएगा। बड़ी इमारत, हड़प्पा सभ्यता की बड़ी इमारत, हड़प्पा सभ्यता का बड़ी इमारत। अगर बड़ी इमारत पूछा जाए तो आंसर कीजिएगा अन्नागार। हड़प्पा सभ्यता का बड़ी इमारत, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत क्या था? अन्नागार। लेकिन अगर आप लोग से पूछा जाए प्रसिद्ध इमारत, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध इमारत, दोनों अलग अलग चीज़ है मेरे भाई। हड़प्पा सभ्यता का बड़ा नगर, सबसे बड़ी इमारत, बड़ी इमारत में क्या आ जाएगा? अन्नागार। और प्रसिद्ध इमारत में क्या होगा? स्नानागार। स्नानागार, ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ है। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में था? मोहनजोदड़ो में था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत, बड़ी इमारत पूछा जाए तो अन्नागार। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध इमारत पूछा जाए तो स्नानागार। ठीक है, अन्नागार बड़ी इमारत, लेकिन प्रसिद्ध जो था वो कौन था? स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में है, 55 में, पुरातत्व के अंदर क्या नहीं आता? यानी कि पुरातत्व, इनमें से कौन सा तत्व है जो पुरातत्व नहीं है? पहला है साहित्य, दूसरा है सिक्का, तीसरा अभिलेख और चौथा क्या है? भग्नावशेष। मेरे भाई सिक्का तो अभिलेख के अंदर आता है, अभी ये सिक्का तो पुरातत्व के अंदर आता है, अभिलेख भी पुरातत्व के अंदर आता है, भग्नावशेष भी पुरातत्व के अंदर आता है। पुरातत्व के अंदर क्या नहीं आता है? साहित्य। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। देखिए लोथल किस नदी के किनारे? लोथल किस नदी के किनारे? मेरे भाई लोथल जो है वर्तमान समय में कहाँ पर है? गुजरात में। लोथल है कहाँ पर? गुजरात के अंदर है। और लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। हड़प्पा सभ्यता की व्यापारिक राजधानी लोथल। और हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह हुआ करता था कहाँ पर? इसी लोथल के अंदर। और लोथल किस नदी के किनारे? तो ध्यान रखिएगा, लोथल भोगवा नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। ध्यान रखिएगा, धौलावीरा किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे है। तो आपको एग्जाम में जो पूछा गया है वो लोथल के बारे में पूछा गया। लोथल किस नदी के किनारे है? तो ध्यान रखिएगा, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। धौलावीरा किस नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे। लोथल किस राज्य के अंदर है? गुजरात के अंदर। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? कमेंट बॉक्स में छापिए।
हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल। हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता का बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल। और दूसरा क्वेश्चन छापना है भारत में सबसे बड़ा स्थल, भारत में सबसे बड़ा स्थल। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल और हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कमेंट बॉक्स में छापिए। अभी आज से 1000 वर्ष पहले आप लोगों को हम बताए थे कमेंट बॉक्स में छापने के लिए 2 क्वेश्चन दिए थे। 1000 वर्ष पहले एक क्वेश्चन दिए थे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, दूसरा क्वेश्चन दिए थे हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल। दोनों 2 क्वेश्चन था मेरे भाई। आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं छापे तो अभी तक जान लीजिए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो था वो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, और ये वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंदर चले गया है। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, और ये जो राखीगढ़ी है हरियाणा के अंदर है। क्लियर है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है वर्तमान समय में? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है त्रिपिटक, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है मेरे भाई? त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से? तो ध्यान रखिएगा, त्रिपिटक का जो संबंध है बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म। ध्यान रखिएगा। और त्रिपिटक के अंदर 3 पिटक है। त्रिपिटक के अंदर कितना पिटक है? 3 पिटक। एक याद रखिएगा सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा जो है अधिधम्म पिटक। तीसरा क्या है? अधिधम्म पिटक। इस तरह से याद रखिएगा। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से मेरे भाई? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक के अंदर कितने पिटक हैं? 3 पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म की बात करें मेरे भाई, बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है राज तरंगनी किसने लिखा है? यानी राज तरंगनी पुस्तक जो है उसका लेखक कौन है? तो याद रखिएगा कल्हन। राज तरंगनी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हन। राज तरंगनी के अंदर क्या लिखा गया है? कश्मीर का इतिहास। क्वेश्चन आता है, बताइए इनमें से किस पुस्तक में कश्मीर का इतिहास लिखा गया है? कश्मीर का इतिहास। कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में लिखा गया है मेरे भाई? बताइए कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में वर्णन किया गया है? राज तरंगनी में। और राज तरंगनी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हन। राज तरंगनी पुस्तक के लेखक कल्हन। और इसी राज तरंगनी के अंदर क्या लिखा गया है? कश्मीर का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की बात करें तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा? याद रखिएगा सलीम उल्लाह खां, सलीम उल्लाह खां और आगा खां के द्वारा। आगा खां। याद रखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? सलीमुल्लाह खां और आगा खां। कहाँ पर किया गया था? ढाका में। सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर किया गया? ढाका में। मेरे भाई ये जो ढाका है ये बांग्लादेश की राजधानी है। ये बांग्लादेश की राजधानी है। उस समय ये ढाका जो है भारत का ही पार्ट हुआ करता था, है ना? उस समय यानी 1906 ईस्वी में ना तो अपने देश का पड़ोसी देश पाकिस्तान था, ना तो बांग्लादेश था, ना तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका था, लेकिन वो इंडिया का ही पार्ट था। तो वहीं पर सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। कहाँ पर? ढाका में। अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए कि बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली? बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में कब निकल के आया? यानी कि ये समझ लीजिए बाप बेटे की लड़ाई में पोते का जन्म कब हुआ? बाप बेटे की लड़ाई यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, और उसी युद्ध में ये घोषणा हुआ कि नया देश बन के आएगा। कौन सा देश? बांग्लादेश। इस तरह से बांग्लादेश कौन हो गया? हम लोगों का पोता हो गया। तो पोते का जन्म कब हुआ ये कमेंट बॉक्स में छापना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे मेरे भाई? सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में है और ऑप्शन भी वही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। मेरे भाई कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, अभी तक अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूज होंगे। ध्यान रखिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ये भारतीय इसमें शामिल नहीं है, केवल गवर्नर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। सुनो ध्यान से, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। इसी क्वेश्चन में आएगा
स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब आंसर क्या होगा? राजगोपालाचारी। ध्यान रखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब आंसर कीजिएगा राजगोपालाचारी। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा गया स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या आ जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों को डाल दिया रहता कि भारतीय गवर्नर जनरल, तब आंसर क्या होता? राजगोपालाचारी। कंफ्यूजन दूर हुआ, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन? राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर है? बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चा को इस क्वेश्चन के अंदर, आज आप लोग कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, और ये दोनों ऑप्शन रहेगा। लॉर्ड माउंटबेटन भी ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, राजगोपालाचारी भी ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। राजगोपालाचारी तभी करेंगे जब क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है। और भारतीय अगर नहीं रहेगा, प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो आंसर करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे भाई, फिर से क्वेश्चन जो आ गया कंफ्यूजिया क्वेश्चन। क्या है? कंफ्यूजिया क्वेश्चन। देखो क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, पहला ऑप्शन क्या है? सरोजिनी नायडू। दूसरा ऑप्शन क्या है? एनी बेसेंट। तीसरा क्या है? विजया लक्ष्मी पंडित। चौथा ऑप्शन क्या है? सुचेता कृपलानी। फटाफट आप कमेंट बॉक्स में छापिए किसका आंसर क्या होगा। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। मेरे भाई ध्यान से सुनो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष केवल पूछा है, महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1917 ईस्वी का कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था कब? 1917 में। और 1917 में कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में। और इसी कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? एनी बेसेंट। लेकिन आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है मेरे भाई, आएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। इसी क्वेश्चन में केवल क्या जुड़ा रहेगा? भारतीय। ध्यान से सुनिए, इसी क्वेश्चन में केवल जुड़ा रहेगा भारतीय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब इसका जो आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ध्यान रखिएगा, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू की बात करें मेरे भाई, इसके जन्म दिवस को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस मनाते हैं 13 फरवरी को, राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। अगर राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, तो सर बता दीजिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जल्दी बताइए, इतना लेट क्यों कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, दोनों याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। सरोजिनी नायडू की बात करें, इसी को भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। भारत कोकिला के नाम से किसको जानते हैं? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। कब? 1925 ईस्वी का कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? कानपुर। और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सरोजिनी नायडू। एक क्वेश्चन और छापिए, सरोजिनी नायडू जो है किसी भी राज्य के अंदर बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल भी है। उत्तर प्रदेश के अंदर बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल कौन? सरोजिनी नायडू। ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? एनी बेसेंट। ध्यान से सुनिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। इस क्वेश्चन के अंदर भारतीय जुड़ा, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ये भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। कब? 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू के बारे में जाने तो इनका जन्म दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 13 फरवरी को। किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मेरे भाई 8 मार्च। किस 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्लियर है? सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। सरोजिनी नायडू किसी भारत के किसी भी राज्य के अंदर बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल कौन? सरोजिनी नायडू। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है सुचेता कृपलानी। किसी भी राज्य के अंदर बनने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन? सुचेता कृपलानी। किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की। किसी भी भारत के किसी भी राज्य के अंदर बनने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन? सुचेता कृपलानी। किस राज्य की? उत्तर प्रदेश। और किसी भी राज्य की बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल कौन? सरोजिनी नायडू। किस राज्य की? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो ध्यान रखिएगा, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया है।
जय हिंद का नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस। मेरे भाई इसी एक और नारा दिया, दिल्ली चलो, याद रखिएगा, दिल्ली चलो किसने कहा? और इसी ने एक और नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। मेरे भाई सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब बात करें? 23 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस का जयंती कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। किस रूप में मनाते हैं? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस का जो जयंती मनाते हैं हम लोग प्रत्येक वर्ष कितने तारीख को? 23 जनवरी को। किस रूप में? पराक्रम दिवस। मेरे भाई जय हिंद का नारा किसने दिया? यही तो एग्जाम में क्वेश्चन आया। इसका आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। SC बोस, सुभाष चंद्र बोस। समझ गए? हो सकता है अगली बार आप लोगों को क्वेश्चन पूछ दे कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। हो सकता है कि दे दे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जयंती प्रत्येक वर्ष 13 जनवरी को मनाते हैं। किस रूप में? पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? मेरे भाई ध्यान रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था 1 सितंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1 सितंबर 1939। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या हुआ था? पूरा राष्ट्र जो है, पूरा विश्व जो है 2 खेमों में बट गया था, एक तो धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। ध्यान रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति जो हुआ 1945 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुआ? 1945 ईस्वी में। जापान ने आत्मसमर्पण कर लिया और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की क्या हो गई? समाप्ति। मेरे भाई जापान की बात करें, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को कोई भूल नहीं सकता है। अमेरिका ने पहला परमाणु बम का प्रयोग किया था। कहाँ पर? हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को। इसका नाम था लिटिल बॉय। इसी के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी शहर पे दूसरा परमाणु बम का प्रयोग किया गया। इसका नाम था फेटमैन। इसके बाद तुरंत जापान ने आत्मसमर्पण किया और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब बना? मेरे भाई ध्यान से सुनिए, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब बना? ध्यान रखिएगा, 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। 1947, 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बना। 14 अगस्त को पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बना। अब भारत स्वतंत्रता दिवस, मेरे भाई भारत का स्वतंत्रता दिवस बताइए? 15 अगस्त। ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर छापिए। अगर आप सही आंसर देते हैं तो 3.5 लाख रुपया आपके अकाउंट पे डाला जाएगा। सही आंसर डालेंगे तब। कमेंट बॉक्स में सही आंसर दीजिए, आपके अकाउंट में 3.5 लाख रुपया डाल दिया जाएगा। क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनिए, भारत को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष पूरा हो गए। आज़ादी के 75 वर्ष किस रूप में भारत ने मना रहा है? क्वेश्चन यही है ना? क्वेश्चन का आंसर यही क्वेश्चन है कि देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरा हो गया, इस 75 वर्ष के वर्षगांठ को किस रूप में भारत ने मना रहा है? इसका सही आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में छापिए और 3.5 लाख का इनाम लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रारूप समिति में कुल सदस्य थे कितने? 7 में से भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे और 6 जो थे सदस्य थे। क्लियर है? प्रारूप समिति में कुल कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे, जिसमें से कि भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष। भीमराव अंबेडकर की बात करें मेरे भाई, भीमराव अंबेडकर का जयंती प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के जनक कहे जाते हैं। भारतीय संविधान सभा के जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल। मेरे भाई मृत्यु के बाद इनका जो समाधि स्थल बनाया गया उसका नाम है चैत्य भूमि। चैत्य भूमि, ध्यान रखिएगा। भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? चैत्य भूमि। भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर है? संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कुल कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? चैत्य भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
देखो अगला क्वेश्चन जो है, भारत कब गणतंत्र हुआ? तो याद रखिएगा, भारत जो गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत कब गणतंत्र हुआ? 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान सभा को क्या, भारतीय संविधान को क्या किया गया? लागू किया गया। मेरे भाई ध्यान से सुनिए, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। मेरे भाई ये क्वेश्चन का आंसर जानिएगा आप लोग। 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। ध्यान रखिएगा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, है ना, 26 नवंबर। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। दोनों क्वेश्चन आता है। बताइए भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। दोनों दो क्वेश्चन है मेरे भाई। भारत गणतंत्र कब हुआ? 26 जनवरी 1950। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है स्वतंत्र कब हुआ? भारत स्वतंत्र कब हुआ? स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947। भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947। इसलिए 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। और 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जयंती। ध्यान रखिएगा। और ये तीनों दिन जो है 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। भारत के राष्ट्रीय त्यौहार कितना है? 3। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। और पहले उप प्रधानमंत्री भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा, उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मेरे भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, इसी को लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। लौह पुरुष। लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मेरे भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम अगर आ जाए, आप लोग इस क्वेश्चन को कभी मत भूलिएगा। 1928 का बारदोली सत्याग्रह, 1928 का बारदोली सत्याग्रह कभी मत भूलिएगा। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, 1928 का बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी बारदोली की महिलाओं ने, यहाँ की बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। सरदार की उपाधि, सरदार की उपाधि। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? तो बारदोली की महिलाओं ने। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में। ये बारदोली किस राज्य के अंदर है? गुजरात के अंदर है। बारदोली किस राज्य के अंदर है? गुजरात के अंदर है। तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देश के, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1928 के अंदर बारदोली सत्याग्रह हुआ था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में। किनके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। और इसी बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, पूरे विश्व में अगर किसी की प्रतिमा सबसे ऊंची है तो वो किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहाँ पर है? केवड़िया। याद रखेगा, केवड़िया। केवड़िया कहाँ पर है? गुजरात में। और किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। और इसी केवड़िया में है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी किनका प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मेरे भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा केवड़िया में। कितना ऊंचाई? 182 मीटर। 182 मीटर में है। और इसका जो डिजाइन तैयार किया किसने? राम सुतार ने। एक क्वेश्चन का आंसर और याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाते हैं, एकता दिवस के रूप में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रत्येक वर्ष जयंती कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को मनाते हैं, एकता दिवस के रूप में। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी किससे संबंधित था? सरदार वल्लभ भाई पटेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो है, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली। लियाकत अली। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली।
कमेंट बॉक्स में छापिए, 4 लाख रुपया आपको चाहिए तो। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? कमेंट बॉक्स में सही आंसर दीजिए और 4 लाख आपके अकाउंट पे भेजा जाएगा। क्वेश्चन क्या है? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? कमेंट बॉक्स में सही उत्तर दीजिए और आप अपना अकाउंट में 4 लाख रुपया इनाम पाइए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली, पाकिस्तान को स्वतंत्रता कब मिली? 14 अगस्त 1947 को। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है मेरे भाई? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए, मन की नज़र से देखो। कैसे देखना है? मन की नज़र से। मन की नज़र से देखने के बाद पता चला सर अंगुत्तर निकाय है, और ये अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है? ये यहाँ पर आप बताइए, अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से है? इस अंगुत्तर निकाय के अनुसार भारत को कितने महाजनपद में विभाजित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, 16 महाजनपद। अंगुत्तर निकाय के अनुसार भारत को कुल कितने महाजनपद में विभाजित किया गया था? 16 महाजनपद। और ये 16 महाजनपद में मेरे भाई सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो कौन सा था? मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सी थी? मगध। अंगुत्तर निकाय के अनुसार पूरे भारत को कितने महाजनपद में विभाजित किया गया था? 16। और 16 में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, अभी से आज से 350 साल पहले आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छापने के लिए बोले थे ये अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से है। कुछ भाई ने कमेंट बॉक्स में आंसर किया गलत, कुछ भाई ने कमेंट बॉक्स में आंसर किया सही। सही जो किया वही आंसर को हम यहाँ पर छाप रहे हैं। अंगुत्तर निकाय का संबंध है बौद्ध धर्म से। अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से है मेरे भाई? बौद्ध धर्म से। बॉक्स को खाली छोड़ देते तो आप लोग कहते कि सर बॉक्स को खाली क्यों छोड़े, इसीलिए सही आंसर इसमें लिख दिए। अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। अगला क्वेश्चन 70 नंबर है। 70 नंबर, मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मेरे भाई मगध पर सबसे पहला वंश जो था हर्यक वंश। ध्यान रखिएगा, हर्यक वंश। मगध साम्राज्य का पहला वंश कौन था? हर्यक वंश। और हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। ध्यान रखिएगा, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। और इसीलिए इसी बिंबिसार को माना जाता है मगध साम्राज्य के संस्थापक। ध्यान रखिएगा, मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। मगध पे पहला वंश कौन सा था? हर्यक वंश। मगध की राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी? गिरिब्रज। गिरिब्रज या राजगीर। ध्यान रखिएगा, मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिब्रज या राजगीर। मगध साम्राज्य पे सबसे पहले किस वंश के वंश चला? हर्यक वंश। और इसका संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा, पटना यानी पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? यहाँ पर लिख रहे हैं पटना यानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। कौन थे? अच्छा, पाटलिपुत्र किस नदी के संगम पर है? गंगा, सोन और पुनपुन। गंगा, सोन और पुनपुन। पुनपुन याद रखिएगा, पुनपुन। पाटलिपुत्रा नगर किस नदी के किनारे है? गंगा, सोन और पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना उदयन के द्वारा। मगध साम्राज्य पे पहला शासक कौन सा था? कौन थे? बिंबिसार। किस वंश के संस्थापक थे ये? हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज की सभा हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगली सभा में फिर से अगले दिन हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।